हाय फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी इंग्लिश। आज मैं इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में मैं इकोनॉमिक प्लानिंग से शुरू कर रहा हूँ। आज सबसे पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग की हिंदी बात करें तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है आर्थिक नियोजन होता है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब long-term plans of the government of country to develop various sector of economy with efficient utilization of resource। कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग किसी भी देश का एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जिसके अंतर्गत कोई देश उसमें जितने भी रिसोर्स उपलब्ध होते हैं उनको एक इफ़िशियंट ढंग से उपयोग करके जो आर्थिक के भिन्न भिन्न सेक्टर होते हैं उनको डेवलप करना होता है। अगर आर्थिक के भिन्न भिन्न सेक्टर की बात करें, जैसे आपका हो गया एजुकेशनल सेक्टर, हो गया आपका, हो गया ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हो गया हेल्थ सेक्टर, हो गया, या आपका वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। इन सभी सेक्टर को डेवलप करना होता है एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के, वही आपका इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, इसमें दो तरह के गोल डिसाइड किए जाते हैं। एक होते आपका जनरल गोल होता है और एक होता आपका स्पेसिफिक गोल होता है। अगर हम ये जो दोनों गोल डिसाइड किए जाते हैं वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करना होता है, माने एक निश्चित टाइम के अंतर्गत उसको कंप्लीट करना होता है। दोनों तरह के गोल होते हैं जो। अगर हम स्पेसिफिक और जनरल गोल की बात करें तो इसके समझाने के लिए मैं आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान का उदाहरण देने जा रहा हूँ। हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हिंदी अर्थ होता है प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसमें आप लोग कहीं पढ़ चुके होंगे। उसमें क्या होता है कि उस फर्स्ट 5 ईयर में क्या होता है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, तो वह वहाँ पे स्पेसिफिक गोल होगा। लेकिन जो अदर सेक्टर थे, जैसे आपका पावर सेक्टर थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, उनमें कम खर्चा किया गया, उनमें कम ध्यान दिया गया, इसलिए वह जनरल गोल थे। तो अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग 7 शेड्यूल के किस लिस्ट में आते हैं। तो यह कंकरेंट लिस्ट होता है। कंकरेंट लिस्ट क्यों होता है? क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग से जितने भी लाभ बनते हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाती है, इसलिए आपका कंकरेंट लिस्ट होता है। और 7 शेड्यूल में 3 तरह की लिस्ट की चर्चा है। पहला जो लिस्ट है आपका स्टेट लिस्ट है, सेकंड जो है यूनियन लिस्ट है, और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, जबकि कंकरेंट में सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाती है। अब हम चलिए बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का विकास किस तरह से हुआ, इसका क्या मतलब रोडमैप था, किस तरह से ये सिलसिलेवार ढंग से विकसित हुआ, उसके बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहला 1934 में इकोनॉमिक प्लानिंग की बात होती है। इसमें क्या होता है कि एम विश्वेश्वरैया एक प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनेता थे। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और इस बुक में सबसे पहले उन्होंने 10 ईयर का एक प्लान डिसाइड किया डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के बारे में, और यहीं से आपका सबसे पहला इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत होती है। अगर उनकी जन्म की बात करूं तो उनका जो जन्म हुआ था 15 सितंबर 1860 को हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था 15 सितंबर 1860 को हुआ था, और उनका जो जन्म दिवस जो 15 सितंबर है उसको हम इंजीनियर डे के रूप में मनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करें तो इसमें 3 या 4 चीज़ इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कि आपका इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इन इंडिया की शुरुआत कब होती है, तो आपको याद होना चाहिए 1934 में होती है। इसको सबसे पहले किसने लाया, तो एम विश्वेश्वरैया ने लाए। उन्होंने कितने साल का प्लान डिसाइड किया, तो 10 साल का। उनका बुक का क्या नाम था, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। उनका जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938। अगर हम भारत में आर्थिक नियोजन का अगर विधिवत शुरुआत मान कहें तो आपका जो शुरुआत हुआ था आपका 1938 में हुआ था, जो कि कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसमें टोटल 15 मेंबर थे।
इसके बाद इनके बाद जो मेंबर बने, जिनके बाद इसके बाद जो अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसमें क्या था कि इस कमेटी ने, नेशनल प्लानिंग कमेटी ने एक मेमोरेंडम पास किया था। इस मेमोरेंडम में इसने ये बताया कि किसी भी देश का इकोनॉमिक प्लानिंग उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक वह खुद देश इंडिपेंडेंट ना हो जाओ। जब तक कोई भी देश स्वतंत्र नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी प्लान बनाएगा उसके लिए उसका अपना स्तर से उसके लिए आपका इन्वेस्ट करना होगा, जो कि संभव नहीं होता है जो देश गुलाम होता है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो बात किया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है आपको तो पहले आपको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 1948 को सौंपी थी। ये आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी है जो कि 1938 में आई थी। चलिए अब हम बात करते हैं बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आपका 1944 में आया था। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। अगर हम बात करें तो इसमें क्या था कि बम्बई के 8 इमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि इकोनॉमिस्ट भी थे, उन्होंने मिलकर ये प्लान को लाया था। जो 8 इकोनॉमी जो इसमें शामिल थे उनमें थे आपके सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, MRJR डाटा और 6 अदर इकोनॉमिस्ट थे, जो इसमें मिलकर उन्होंने एक प्लान लाया था जिसको हम बॉम्बे प्लान के नाम जाना जाता है। ये कब लाया गया था? 1944 में लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये भी इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि 15 साल के समय में उस समय भारत में जो भी पर कैपिटा इनकम था उसको डबल करना था। माने पर कैपिटा इनकम को 15 साल के अवधि में डबल करना इसका लक्ष्य था। इसमें जो टोटल आउटले हुआ, टोटल इसमें खर्च जो हुआ आपका 10,000 करोड़ का हुआ बॉम्बे प्लान के अनुसार। तो बॉम्बे प्लान में कितना इकोनॉमी शामिल थे? तो आपको 8 इकोनॉमिक्स उसमें शामिल थे। इसका लक्ष्य क्या था, इसका टारगेट क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका टारगेट और ऑब्जेक्टिव ये था कि 15 साल के समय में उस समय के पर कैपिटा इनकम को डबल करना था। इसमें टोटल इन्वेस्ट कितना किया गया? तो 10,000 करोड़। चलिए अगर हम बात करते हैं पीपल्स प्लान। पीपल प्लान्स आपका 1945 में लाया गया था। ये किसके द्वारा लाया गया था? MN रॉय के द्वारा लाया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव और प्रायोरिटी दोनों अलग थे बॉम्बे प्लान से। इट्स चीफ एम्फेसिस वाज ऑन एग्रीकल्चर कंज्यूमर इंडस्ट्री थ्रू कलेक्टिवाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफ स्टेट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें जो बात की गई थी एग्रीकल्चर कंज्यूमर इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, जो कि एक स्टेट ऑन इंडस्ट्री होगा, क्योंकि मतलब उस एग्रीकल्चर कंज्यूमर इंडस्ट्री जो स्थापित होगा वो आपका फुल्ली गवर्नमेंट ऑन होगा, मतलब वो पूर्ण रूप से सरकारी होगा। उसमें प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं किया गया था। इसमें जो जोड़ दिया गया था एग्रीकल्चर कंज्यूमर इंडस्ट्री। अगर एग्रीकल्चर कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात करें मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे आप बात करते हैं शुगर मिल, ये सब हो गया आपका एग्रीकल्चर कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गया। तो इस तरह से जो बात किया गया था आपका कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात किया गया था। और जो भी इंडस्ट्री डेवलप किए जाएंगे वे सभी स्टेट ऑन होंगे, माने सरकारी होंगे, उसमें प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं की गई थी। इसमें जो टोटल इन्वेस्ट किया गया था आपका 15,000 करोड़ की बात की गई थी। इसमें जो टोटल खर्च आएगा उसका 15,000 करोड़ इसमें टोटल खर्च की बात की गई थी। इसने ये भी बताया कि नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड जरूरी है, माने भूमि का राष्ट्रीयकरण के बारे में इन्होंने बताया। तो बॉम्बे पीपल्स प्लान आपका कब आया था? 1945 में आया था। इसको लाए कौन थे? तो MN रॉय लाए थे। और इसमें ध्यान किस सेक्टर पर दिया गया था? तो इसमें कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया था। एग्रीकल्चरली कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया था, जो कि किस पे आधारित होगा? सेंट्रल मतलब वो सब भी होगा, वो आपका स्टेट ऑन इंडस्ट्री होगा, माने प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं की गई थी। इसमें टोटल आउटलेट टोटल आपका खर्च जो बताया गया था कितना बताया गया था? तो 15,000 करोड़ को बताया गया था। इसने किस चीज़ के बारे में बात किया था? नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड के बारे में बात किया था, माने भूमि का राष्ट्रीयकरण के बारे में बात किया गया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान कब लाया गया था? 1945 में लाया गया था। दिस प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय सर श्रीमन नारायण, प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कमर्शियल कॉलेज। ये जो प्लान आपका लाया गया था श्रीमन नारायण के द्वारा लाया गया था। श्रीमन नारायण उस समय कौन थे? तो उस समय
वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज के वे प्रिंसिपल थे। इसने किस चीज़ पर ध्यान दिया? इट एम्फेसाइज्ड द इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन विथ प्राइमेसी टू रूरल डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग कंट्रीज द कॉटेज इंडस्ट्री। कर रहा है कि इसने जो जोड़ दिया था आपका इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन पे जोड़ दिया, जो कि मुख्य रूप से किस पे था? ग्रामीण विकास पे था और कॉटेज इंडस्ट्री की बात किए थे। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन के मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है डिवीजन ऑफ पावरों का विकेंद्रीकरण। अगर हम इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है अगर कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर लॉ बनती है, अगर सेंट्रल पर बनती है तो वो नीचे स्तर पर अच्छा से पहुँचे। माने रूरल डेवलपमेंट पे की बात की गई कि अगर जो भी इकोनॉमिक्स प्लानिंग वहाँ पर डिसाइड हो रहा है तो उसका जो फ़ायदा होगा रूरल में डेवलपमेंट में भी फ़ायदा होना चाहिए। और इस तरह से इसने कॉटेज इंडस्ट्री पे भी बात की गई। हमने गांधी जी के बारे में जानते हैं कि गांधी जी अधिकतर जो उनका जो थिंकिंग था वो रूरल डेवलपमेंट से आधारित था। उन्होंने हमेशा कॉटेज इंडस्ट्री की बात की थी। इसलिए इस प्लान में दो तरह की बात की गई। पहला जो आपका बात किया गया था, क्या किया गया था? पहला जो बात किया गया था आपका रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया था, और दूसरा जो बात किया गया था आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात किया गया था, माने कुटीर उद्योग के विकास के बारे में बात किया गया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर्वोदय प्लान। आपका सर्वोदय प्लान 1950 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? इट वाज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था। दिस प्लान वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधीयन प्लान एंड सर्वोदय आइडिया ऑफ विनोबा भावे। ये जो प्लान लाया गया था, सर्वोदय प्लान जो लाया गया था, ये गांधीयन के विचार से प्रभावित था, गांधीयन प्लान से प्रभावित था और विनोबा भावे के सर्वोदय के विचार से ही प्रभावित था। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था वो किन किन व्यक्ति से प्रभावित था, तो आपको सीधा सीधा ध्यान रहना चाहिए कि गांधी जी के प्रभाव से था और विनोबा भावे के प्रभाव से ये दोनों प्रभावित था। सर्वोदय प्लान वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी एंड विनोबा भावे। दिस प्लान एम्फेसाइज ऑन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए हमें बात कर चुके हैं कि गांधी जी जहाँ आएंगे वहाँ आपका एक रूरल डेवलपमेंट की बात होगी और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात होगी। ये जो प्लान था ये भी आपका जो जोड़ दिया आपका एग्रीकल्चर पर दिया और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री पर दिया। इट ऑल्सो सजेस्टेड द फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन टेक्नोलॉजी एस्टेड अपॉन लैंड रिफॉर्म। इसने बात किया कि विदेशी टेक्नोलॉजी से स्वतंत्रता की बात की और इसने जो जोड़ दिया आपका लैंड रिफॉर्म पर दिया, भूमि सुधार पर इसमें जोड़ दिया। देखिए इसमें दो तरह की चीज़ों पर ध्यान दिया गया, स्ट्रेस जो दिया गया वो आपको दो चीज़ों पर दिया गया। पहला जो था कि फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, विदेशी टेक्नोलॉजी से फ्रीडम होना चाहिए, और लैंड रिफॉर्म पे इसने जोड़ दिया, भूमि सुधार पे इसने जोड़ दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लानिंग कमीशन क्या होता है। प्लानिंग कमीशन जो गठित किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह किस तरह के बॉडी था? नॉन गवर्नमेंटल था, रिकमेंडेटरी था। ये जो बॉडी था गैर सरकारी था। यह अनुशंसा देने वाली कमीशन था। यह अनुशंसा देती थी, किसी को सुझाव देती थी। प्लानिंग कमीशन ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं था, यह रिकमेंडेटरी बॉडी होगा। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन गवर्नमेंटल, तो आपका नॉन गवर्नमेंटल वहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो पहला जो अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसका जो पहला डिप्टी स्पीकर थे, पहला जो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा थे। यह किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने सुझाव दिया कि प्लानिंग कमीशन को बनाया जाए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये जो प्लानिंग था वो आपका किस मॉडल पर आधारित था? यूएसएसआर मॉडल पर आधारित था। देखिए जो 12th 5 ईयर प्लान था आपका, 12th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था 2012 से लेकर 2017 था, इसी प्लानिंग के अंतर्गत प्लानिंग कमीशन को स्टॉप कर दिया गया था और इसके बाद आपका नीति आयोग को फॉर्मुलेट किया गया था। नीति आयोग जो बना था आपका 1 जनवरी 2015 को बना था और उसके बाद से नीति आयोग चालू है। अब प्लानिंग कमीशन की कब बंद हो गया? तो 12th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये बंद हो गया। अब हम बात करते हैं टारगेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग।
अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय आर्थिक नियोजन के लक्ष्य क्या थे। टारगेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। टारगेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक मतलब भारतीय आर्थिक नियोजन के लक्ष्य क्या हैं। पहला जो इसमें लक्ष्य बताया गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है, माने आर्थिक विकास के बारे में बात किया गया, इसका पहला लक्ष्य है। अगर दूसरा लक्ष्य की बात करें तो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी को हटाना इसका दूसरा लक्ष्य है। तीसरा जो इसका लक्ष्य है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार को क्रिएट करना इसका तीसरा लक्ष्य है। चौथा जो लक्ष्य इसका है सेल्फ रिलियंट है, आत्मनिर्भरता के बारे में बात करता है। चौथा जो इसका लक्ष्य आपका है इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, समग्र विकास के बारे में बात करता है। और सबसे जो लास्ट छठा है जो आपका इसमें जो बात करता है रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये बात करता है कि अगर समाज में किसी तरह से आर्थिक विषमता है तो उसको दूर किया जाए। इसने टोटल 6 तरह के लक्ष्य की बात की है, 6 तरह के लक्ष्य की इसने बात किया। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में कितने तरह के लक्ष्य की बात करती है, 6 तरह की बात करती है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना टारगेट रखा गया था इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में तो 6 था। ये 6 जो लक्ष्य आपको दे दिए गए सामने। चलिए धन्यवाद दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।